हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे और ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और हम इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको ईजी लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चंस को समझेंगे, और इसलिए जो है आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा और हो सके उसका नोट्स बनाएं और अपने डाउट्स जो भी होंगे उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, तो जो चैप्टर है उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव उसको हम समझेंगे। तो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्टनरशिप इन पावर इन डेमोक्रेसी। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और खुद से जो है एक बार बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है। ऑप्शंस है 1958 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि वेस्ट इंडीज में जो संघ की स्थापना की गई थी वो 1958 ईस्वी में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 1958 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो आपको बताना है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीन है उस चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, चीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है। इसमें से कौन से हैं जो जनमत पर आधारित शासन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें से कौन से जनमत पर आधारित शासन है। राजतंत्र, क्या इसमें जनता मत देती है, अपना वोट देती है। सैनिक शासन भी ऐसा है जिसमें जनता जो है वोट देती है और अपने शासक को चुनती है। अधिनायकवाद, इन सब में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आपको पता होनी चाहिए लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनमत के आधार पर शासन होता है, यानी कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लोकतंत्र, यानी कि जनमत पर आधारित शासन कौन है, लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई थी, आपको वो डेट बताना है। तो 1975 ईस्वी में किया गया था या 1980 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी में है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में 1990 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों वो 1975 ईस्वी से को घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। आपको पता होना चाहिए सरपंच, जो गांव में जो सरपंच होते हैं उस सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, जो सरपंच होते हैं उसका निर्वाचन कौन करता है, ग्राम सभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है दोस्तों वो कहाँ है, इंग्लैंड में है। ठीक है, कहाँ, इंग्लैंड में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला जा रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। जो संविधान है उस संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। किससे है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। आपको मैंने कुछ देश के नाम दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कहाँ सामाजिक विभाजन का जो आधार है वो भाषा था। भाषा के आधार पर समाज में विभेद किए जाते थे। तो वो ऑप्शन है भारत, बेल्जियम, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए जो सामाजिक विभाजन का जो आधार है भाषा, वो बेल्जियम में था। क्या था, बेल्जियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला जा रहा है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण लोकतंत्र को अन्य जो भी शासन प्रणाली है, जैसे राजशाही शासन प्रणाली या सैन्य शासन जो भी है, उन सब से बेहतर लोकतंत्र को माना जाता है। उसका क्या कारण है, कारण बताना है।
तो आपको पता होना चाहिए जनमत, चूंकि लोकतंत्र में जो है वो जनता मत देती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता की भी बात की चर्चा होती है, समानता और स्वतंत्रता का पोषण होता है, और मतभेदों में सामंजस्य है। ठीक है, इन सभी के आधार पर हम बोल सकते हैं, यानी कि इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। लोकतंत्र में जनमत के आधार पर जनमत भी होता है, मतलब जनता वोट देती है, समानता और स्वतंत्रता का भी पोषण होता है, और मतभेदों में सामंजस्य है, इसलिए लोकतंत्र सबसे बेहतर माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला जा रहा है, टका। टका किस देश की मुद्रा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो टका है वो किस देश की मुद्रा है, तो भारत का है या पाकिस्तान का है या नेपाल का है या बांग्लादेश का है? तो जो टका है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। किस देश की है? बांग्लादेश की मुद्रा है। भारत का मुद्रा क्या है? तो आपको पता होगा रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? इसके पीछे मैंने क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, और ये क्वेश्चन 11 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघ के साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो वो है भारत। भारत जो है वो संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें संघ अलग होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? मतलब भारत जो है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14, इसमें क्या बोला जा रहा है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ। इन सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है? 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 15 में क्या बोला जा रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो मात्र 10.86% था महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, 15वीं जो लोकसभा जो हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.86%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो आपको पता होना चाहिए भारत ने जो अपना संविधान बनाया था उसको कब लागू किया था? तो वो लागू किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो है वो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है दोस्तों वो पंचायती राज संस्थाएं में है। कहाँ है? पंचायती राज्य संस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पर आधारित होती है? तो वो आधारित होती है धर्म पर। किस पर आधारित होती है? धर्म पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इससे पीछे मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी, और एक क्वेश्चन ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो की घोषणा जो है किस संस्था ने की थी। और अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है। और दोस्तों अभी जो है लोकतंत्र वर्तमान में जो कुछ नेपाल में जो है वो जेन-जेड से रिलेटेड जो है ना वो कुछ घटनाएं घटी है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ भ्रष्टाचार होता है तो उसको लेकर के वहाँ के लोग जो है वो उसका विरोध करते हैं, तभी वहाँ पे यही चल रहा है। तो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली वो कौन सी है? लोकतंत्र है। इससे पहले जो था वो लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में देश के सारे नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार, कौन सा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है? तो वो राइट्स है समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 में जिक्र है उसका, जो देश के सारे नागरिकों को एज अ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ऐसे इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र में रंग भेद, जो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया, जैसे काले गोरे, इन सब के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, वो इनमें से कौन नहीं थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी भी थे, और ओलंपिक धावक जो थे वो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये भी थे। लेकिन जेड गुडी जो थे ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला जा रहा है? सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों है? तो सत्ता में साझेदारी जो है वो सही क्यों है? क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है, यह राजनीतिक स्थिरता लाती है, और यह सामाजिक संघर्ष को बढ़ाता है। इनमें से कोई नहीं। ये इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है जाएगा आपको, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है, ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन ए है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जो है वो जरूरी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। यह धर्म, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में है, यह धर्म के आधार पर भेद की मनाही करता है, यानी कि यह धर्म के आधार पर जो है वो भेद की मनाही करता है, ये तो सही नहीं है। अगला, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी सही नहीं है। और यह महिलाओं को मताधिकार से वंचित करता है, ये भी सही नहीं, क्योंकि महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। यानी कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, यही जो है हमारे संविधान के बारे में ये जो कथन है, ये कथन सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या बोला जा रहा है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो दोस्तों, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी। लेकिन कभी कभी जो है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग श्रेष्ठ होना, विभिन्न धर्मों के लोगों का शांतिपूर्वक सहयोग, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्या बोला जा रहा है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन मतलब कि लिंग के आधार पर, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो है, मेनली देखते होंगे बुक में इसका चर्चा रहता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का, इसके आधार होता है। लेकिन कभी कभी जो है वो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई जो असमान भूमिकाएं हैं, कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे विचारधारा होती है जिसमें स्त्रियों को अलग भूमिका दी जाती है और पुरुषों को अलग भूमिका दी जाती है, तो इसके आधार पर भी हमारे समाज में लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें देखना है कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। अगर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया हुआ है, तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर ही इसका अभिप्राय होता है, मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें क्या बोला गया है? इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजन जो है, क्योंकि समाज में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें मतभेद होते रहता है, तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए इनमें से कौन सा अभियान जो है वो लोकतंत्र की व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति संभव है, ये तो हो सकता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, या लोकतंत्र सभी समुदाय के साथ समान व्यवहार करता है, या ऑप्शन नंबर डी में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो कौन सा जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ये लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है,
ये भी लागू होता है। लोकतंत्र जो है वो सारे समुदायों को के साथ एक समान व्यवहार करता है, ये भी लोकतंत्र पर लागू होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये चीज सही नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओवरऑल आपको इसमें गलत बताना था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला जा रहा है, बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर यानी कि जो एजुकेशन रेट है वो कितनी है यहाँ पे, तो 61.8% है या 47% है या 50% या 55% है। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 47%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, ठीक है। मतलब 100 में से 47 लोग पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला जा रहा है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, कब हुआ था। डरबन जो है वहां पे नस्ल भेद विरोधी जो है वो कब हुआ था, तो दोस्तों 2001 में हुआ था। कब हुआ था, 2001 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या थी। जो श्रीलंका थी उसमें जो बहुसंख्यक लोग रहते थे, ज्यादातर जो लोग रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के जो बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो वो थी सिंहली, वो लोग सिंहली भाषा को बोलते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या बोला जा रहा है, श्रीलंका की आबादी में, जो जितनी भी श्रीलंका की आबादी है, पॉपुलेशन है, उस आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका की पूरी जो आबादी थी उसमें 18% ही तमिल थे, ठीक है, जो तमिल भाषी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 50 है या 55 है या 59 है या 65 है। तो आपको पता होना चाहिए 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो 59 59 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या बोला जा रहा है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था। तो अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है वो उग्र रूप से कब उभरा था, 1966 में, 1966 ईस्वी में उभरा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला जा रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 में जब जनगणना हुआ तो उसके अनुसार भारत में साक्षरता महिलाओं का प्रतिशत क्या था, मतलब कितने प्रतिशत महिलाएं जो थी वो साक्षर थी, पढ़ी लिखी थी, तो उसमें कितना है, तो 53.70% इतने लोग ऐसे थे जो महिलाओं की आबादी है, इतने ऐसे महिलाएं थे जो साक्षर पाए गए, पढ़े लिखे पाए गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोला जा रहा है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम का ऐसा कौन सा शहर है जिस स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो ये दोस्तों है मर्च टेम, ये स्कूल है जहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से आबादी है जो जिसकी बहुसंख्यक आबादी है, जो ज्यादा लोग हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो है वो हिंदू समुदाय की आबादी जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसको बहुसंख्यक आबादी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में जो तमिल है वो मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, किस तरफ रहते हैं, क्या वो पश्चिमी प्रांत में रहते हैं, क्या वो दक्षिणी प्रांत में रहते हैं, या उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं, या मध्य पूर्वी प्रांत में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका जो देश है वहां पे तमिल जो है मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोला गया है, काले दास्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां, आप देखे होंगे फिल्मों में या ऐसे भी देखे होंगे न्यायालय में जो है आपको देखने को मिला, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां जो है वो प्रतीक थी, किसकी प्रतीक थी, तो अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। वो किसका प्रतीक था, अश्वेत शक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। कौन सा राज्य घोषित किया गया है इसमें से, तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते चूंकि बनाने की कोशिश करें लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ईसाई राष्ट्र भी नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है, और ये कैसा है, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग जो है वो इक्वल है, और किसी भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या बोला जा रहा है, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है।
ऐसी कौन से संस्था हैं जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं जिसमें जहां पर महिलाओं को 50% यानी कि आधा आरक्षण दिया जाता है? तो लोकसभा में है ऐसा, या विधानसभा में है, या स्थानीय पंचायती राज संस्था में है, या मंत्रिमंडल में है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऐसी संस्था है स्थानीय पंचायती राज संस्था। ठीक है, कौन है? स्थानीय पंचायती राज संस्था है जहां पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित है, जो दलितों को आगे बढ़ाने के काम उनका योगदान दिए हैं? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही जवाब है, जो दलितों के उत्थान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या बोला जा रहा है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? जो सत्ता की साझेदारी है, इसकी एक अद्भुत, एक अनूठी, एक सर्वोत्तम प्रणाली जो है वो किस देश में विकसित की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बेल्जियम में ऐसा देखा गया। ठीक है, कहाँ देखा गया है? बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित देशों में, जो नीचे देश है उनमें किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन परिणाम भुगतना पड़ा? ठीक है, मतलब ऐसे कौन से देश है जिसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के पहचान के आधार पर व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर क्या हो गया? विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, यानी कि वहां पे विभेद हुआ। तो ऐसे देश, तो ऐसे जो देश है वो भारत में ऐसा है नहीं, बेल्जियम है, युगोस्लाविया है, या श्रीलंका है। तुमको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, युगोस्लाविया। ठीक है, ये ऐसे देश है जहाँ पे धर्म और जाति के पहचान के आधार पर यहाँ पे विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या बोला जा रहा है? अमेरिका में चलाए गए नागरिक आधारित अधिकार आंदोलन, जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए गए थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वो राजनीतिक समानता के लिए चलाए गए थे, क्या वो आर्थिक समानता के लिए चलाए गए थे, या वो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए चलाए गए थे, या धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चलाए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या बोला जा रहा है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ी है वो कहाँ पड़ी है? जहाँ पर जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, इसके आधार पर समाज में बंटवारे होते हैं। तो जहाँ जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, इसके आधार पर समाज बंटते हैं, वहाँ पे सत्ता की साझेदारी की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या बोला जा रहा है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? क्या सत्ता की साझेदारी जो है वो सरकार की दक्षता बढ़ाती है, या सत्ता की साझेदारी जो है वो राजनीतिक स्थिरता लाती है, या ये समुदायों के मध्य टकराव में कमी करती है, या वो विकास के दर में वृद्धि होती है? सत्ता की साझेदारी करने के क्या लाभ होते हैं? तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी करने से समुदायों के मध्य जो टकराव होता है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर, इस टकराव में कमी आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वो क्या है? सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित कथन, यानी नीचे जो कथन दिया गया उस कथन पर आपको विचार करना है। आपको कौन सा कथन जो है इसमें सही लग रहा है? नीचे कथन क्या क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स क्या क्या है? स्टेटमेंट्स ये है कि पहला स्टेटमेंट है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, जहां भी सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ये बात तो सही है। जहां भी सामाजिक अंतर, जहां भी समाज में अंतर होगा, ऊंच नीच की भावना आएगी, धर्म के आधार पर चाहे भाषा के आधार पर, तो वहां पे सामाजिक विभाजन तो होगा ही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ये बात सही है कि एक व्यक्ति के बहुत सारे पहचान हो सकते हैं। तीसरा क्या है? सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और भी ऐसे देश है जहाँ पे, बड़े देश है जहाँ पर सामाजिक विभाजन जो है वो देखने को मिला है। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो केवल 1 और 2 क्या है? आपको बताना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, केवल 1 है, या 1 और 2 दोनों है, या 2 और 3 है, या सभी है।
तो आपको क्या है, केवल 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही है। मतलब जहाँ पे सामाजिक अंतर होगा वहाँ पे सामाजिक विभाजन, जहाँ पे सामाजिक अंतर होगा, एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पे सामाजिक विभाजन होगा। और यह संभव है कि एक व्यक्ति की अलग अलग पहचान हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित का मिलान करना था। तो यहाँ पे हम पहले से मिला दिए हैं कि क्या मिला है, पाकिस्तान को इस्लाम से मिला दिए हैं, हिंदुस्तान जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इंग्लैंड जहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, प्रोटेस्ट। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है। तो क्या भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, कौन सा कथन गलत है, तो ऐसा तो है नहीं। अगला है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, क्या भारतीय संविधान जो है वो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, या यह अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार देता है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सारे धर्म के जो लोग हैं वो एक ही है, एक समान माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोला जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता जो है इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता जो है इसका क्या मीनिंग निकलता है, क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है वो धार्मिक कट्टरता होती है, या किसी एक धर्म को बढ़ावा देना होता है, या सर्वधर्म धर्म संभाव, या धर्म के प्रति उदासीनता। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों क्या है, वो 51 का जो है वो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, सर्वधर्म संभाव। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि वो सब धर्म जो है वो समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यह तो आपको फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो लिच्छवी गणतंत्र है वो भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में है। कहाँ है, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या बोला जा रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। तो ये बात कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कृषि कार्य में, मतलब कृषि में महिलाओं की भागीदारी है कितनी है। तो दोस्तों कृषि में जो महिलाओं की भागीदारी है वो 40% है। कितना है, 40%, 40% कृषि में महिलाओं की भागीदारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे थे। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखे थे कौटिल्य ने। किसने लिखे थे, कौटिल्य ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया था। तो कौन से ऐसे समुदाय थे जिसने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया, तो वो थे डच भाषी समुदाय। कौन थे, डच भाषी समुदाय थे जिन्होंने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। तो आज हमने जो है वो क्लास 10th के चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का सारे चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो हमने देख लिया। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स को आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।